हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 2 यानी कि अधिगम के लिए आकलन का जो लास्ट ईयर जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है। यानी कि जो हमारा मटेरियल होता है उसको समझना क्या होता है, अनुप्रयोग होता है, ज्ञान होता है, संश्लेषण होता है या बोध होता है। तो सामग्री के अर्थ को समझना जो होता है वो होता है बोध। ठीक है, जो अनुप्रयोग जो होता है वो होता है किसी कार्य को करके देखना। ज्ञान का जो अर्थ होता है अगर कोई चीज़ है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। संश्लेषण का अर्थ होता है ज्ञान को संश्लेषित करना। और बोध का अर्थ ये होता है जो हमारा जो प्राप्त ज्ञान है उसका हमें बोध प्राप्त हो। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो ये जो है वो हमारी ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है उसके जो शैक्षिक क्षेत्र हैं, 3 शैक्षिक क्षेत्र हैं। पहला है संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, 3 हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसके अंतर्गत ये आते हैं। पहला तो है हमारा ज्ञान। इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है जिसे बच्चे अपनी बुद्धि में संचित करके रखते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो ज्ञान का अर्थ ये होता है कि बच्चे को इस प्रकार की नॉलेज दी जाती है जिसको बच्चे अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि बच्चे को हम पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बच्चे को ये तो मालूम है कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, लेकिन एप्पल क्या होता है और या बॉल क्या होती है ये बच्चे को इसके बारे में नहीं पता होता है। इसके बाद हमारा आता है बोध। बोध के अंतर्गत क्या होता है? बोध के अंतर्गत बालक को जो हम ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के प्रति उसकी समझ को विकसित करना। ठीक है, अब इसमें बालक ने जो याद किया था उसको वो समझ पाता है। इसके अंतर्गत बालक की समझ को विकसित किया जाता है, जैसे एप्पल क्या होता है तथा बॉल क्या होता है। अब ज्ञान के अंतर्गत क्या था, हमने बालक को बताया कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है। उसी प्रकार आगे जब हम बोध की तरफ बढ़ते हैं तो बोध में हम ये बताते कि एप्पल क्या होता है और बॉल क्या होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न था, पहला प्रश्न कि सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है, तो सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से ये बोध कहलाता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बोध कॉम्प्रिहेंशन सही है, यानी कि समझना, जहाँ पर भी समझना का मतलब आपसे पूछे तो वहाँ पर बोध ही होता है। इसके बाद बोध के बाद हमारा जो तीसरा जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र में वो है अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है हमारी कि इसके अंतर्गत बालक परिस्थिति के अनुसार प्राप्त किए गए ज्ञान का प्रयोग करता है। यानी कि उसने जो ज्ञान प्राप्त किया अब उसको अप्लाई करना किसी क्षेत्र में या किसी कार्य में, उसको हम अनुप्रयोग कहते हैं या एप्लीकेशन बोलते हैं। इसके बाद है हमारा विश्लेषण। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम प्राप्त किए गए ज्ञान को अलग अलग करके समझना सीखते हैं। यानी कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसको अब हम एनालाइज कर रहे हैं, अलग अलग तर्कों के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा संश्लेषण। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत बालक प्राप्त किए गए विभिन्न ज्ञान को एक साथ जोड़कर एक नई संरचना का निर्माण करता है। यानी कि बालक ने सीखा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस प्रकार से उसको जेड तक जब हमने उसको पूरी तरीके से जब अल्फ़ाबेट सिखा दिए तो अब ये बालक क्या करेगा, उस पूरे अपने ज्ञान को संश्लेषित करेगा और वो पूरा अल्फ़ाबेट को जोड़ देगा कि ए फॉर एप्पल से लेके जेड फॉर जेब्रा तक वो सारे ज्ञान को अपना सिंथेसिस कर लेगा। इसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत बालक द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। यानी उसने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया या उसमें वो कितना सफल हुआ, उसका मूल्यांकन करना हमारा इसके संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात इसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि बालक ने कितना सीखा है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना क्या है। अब नई परिस्थिति में यानी कि बालक ने कोई ज्ञान प्राप्त किया, उसको सीखी हुई सामग्री का उपयोग करना अभी हमने पढ़ा, उसको हम अनुप्रयोग कहते हैं। यानी इसका ए ऑप्शन एप्लीकेशन बिल्कुल सही है। ठीक है,
इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है। यानी कि सारे विचारों को मिलाकर हम क्या करते हैं हम संश्लेषण करते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा संश्लेषण, यानी कि डी सिंथेसिस। जो अभी इससे पहले जो मैंने आपको सारे ज्ञान, बोध और हमारा अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन जितने भी हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, उसके आधार पर जब कोई भी नया विचार हम बनाते हैं कई विचारों को जोड़कर, जैसे कि बच्चे ने अल्फ़ाबेट सीखे ए फॉर एप्पल से लेकर जेड फॉर जेब्रा तक, तो उसने ए से लेकर जेड तक अपने पूरे ज्ञान को जब उसने संश्लेषित कर लिया, एक तरीके से उसको सिंथेसिस कर लिया, उसने एक नया विचार बनाया कि ए से लेकर जेड तक ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। तो इसको हम संश्लेषण करना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान क्या कहलाता है। डेटा को, यानी कि जो हमारे पास जो डेटा हो, यानी कोई सीरीज़ दी हो, उसको 2 बराबर भागों में बांट देना, वो हमारा कहलाता है माध्यिका। माध्यिका यानी कि मीडियन। यानी कि कोई हमको नंबर दिया है, कोई हमको सीरीज़ दी है, मान लीजिए ये हमारे पास सीरीज़ है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास सीरीज है 1 से लेके 5 तक। अब इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी हमारी 3, ठीक है, जो कि डेटा को 2 बराबर भागों में इसने बांट दिया। 3 के इधर भी हमारे 2 अंक हैं और इधर भी हमारे 2 अंक बचे, तो इसीलिए 3 क्या है, हमारी माध्यिका। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है, डेटा को 2 बराबर भागों में बांटना, क्या कहलाता है, माध्यिका। तो माध्यिका हमारी क्या होती है, माध्यिका या मध्यांक। हम माध्यिका को मध्यांक भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी श्रेणी या समूह को आरोही या अवरोही क्रम में लगाने पर उसके मध्य पद का जो मान आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मध्यांक या माध्यिका हम कहते हैं। ठीक है, माध्यिका को हम मध्यांक भी बोलते हैं। इसके बाद ये है हमारा कि परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। यानी कि परीक्षण के इस गुण को हम क्या कहते हैं, परीक्षण के इस गुण को हम जो है वो वैधता कहते हैं। यानी कि जिसके लिए हमने टेस्ट बनाया है वो उसी को नाप रहा है, यानी कि उसी को माप रहा है, तो ये परीक्षण की वैलिडिटी कहलाती है, यानी कि वैधता कहलाती है। मान लीजिए कोई हमारा जैसे कि थर्मामीटर है, थर्मामीटर हमने किसके लिए बनाया होता है, टेम्परेचर नापने के लिए। तो जो थर्मामीटर जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो हमारा टेम्परेचर नाप के हमको देता है। यानी कि परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो जो इस गुण को हम उसको क्या कहते हैं, वैधता कहते हैं, यानी कि ये वैलिड है। थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए वैलिड है, इसीलिए परीक्षण के इस गुण को हम वैधता कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलिडिटी। तो इसका डी ऑप्शन एकदम से सही है। यानी कि वैधता क्या होती है हमारी, कि वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी अच्छी तरह मापता है। यदि कोई परीक्षण किसी ऐसे गुण को मापता है जिसे, ये यहाँ पे आप जिसे कर लीजिएगा, जिसे वह अच्छी तरह से मापना चाहता है, तो परीक्षण को वैध कहा जा सकता है। जैसे कि हमारा थर्मामीटर, थर्मामीटर जो है हमारा टेम्परेचर नापने के लिए है। तो जो थर्मामीटर का जो गुण है वो टेम्परेचर को नापता है, वो अच्छी तरीके से वही कार्य करता है, इसीलिए इसको थर्मामीटर के इस गुण को हम क्या कहेंगे, उसकी वैधता कहेंगे। इसके बाद हमारा मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए। उद्देश्यों का जो पहला प्रारूप मूल्य रूप से होना चाहिए वो होना चाहिए मूल्यांकित, यानी कि इवेल्युएटेड। हम जब भी हम उद्देश्य बनाते हैं, ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला जो हमारा ड्राफ्ट होता है, यानी कि प्रारूप जो हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये देखते हैं हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ठीक है, कितना लिखना है, किस प्रकार से लिखना है। जब पूरी तरीके से उसको मूल्यांकन उसका कर लिया जाता है, पूरा उसका निचोड़ निकाल लिया जाता है, उसके बाद ही हम उसका ड्राफ्ट लिखना शुरू करते हैं। इसीलिए मूल रूप से जो उद्देश्यों का पहला प्रारूप होता है वो इवेल्युएटेड होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा ऑप्शन है कि 7th क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है हमारे सीखने की गतिविधियाँ,
उसके बाद है शिक्षण रणनीतियाँ, उसके बाद है सीखने के संसाधन, और उसके बाद है हमारे क्रियात्मक क्रिया। तो अनुदेशनात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारे जो सम्मिलित हैं वो है हमारी लर्निंग एक्टिविटीज़। क्या है? सीखने की गतिविधियाँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो द मेन गोल ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का जो मेन गोल है वो क्या है? वो लर्निंग है। ठीक है, यानी कि अनुदेशन यानी कि शिक्षा के लिए जो हम अनुदेशन करते हैं, जो निर्देश देते हैं बच्चों को, उसका मेन गोल क्या है? हमारा लर्निंग है, सीखना है। ईच एजुकेशनल प्रोग्राम शुड फोकस ऑन हाउ टू इन्हेंस द लर्निंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, इट शुड इन्वॉल्व लर्निंग एक्टिविटीज़ along with recreational program activities boost self confidence and cognitive abilities of the student as well। तो जो हमारा अनुदेशनात्मक जो भी उद्देश्य हमारे होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जितने भी हमारे हम अनुदेशन करते हैं, पढ़ाते हैं, उनका जो मेन उद्देश्य जो होता है वो यही होता है कि जो बच्चे की लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्हेंस करें, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है उनको इन्हेंस करें। इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है, सीखने की गतिविधियाँ, ये पूरी तरीके से सही है। ठीक है, यहाँ जो है वो प्रोग्राम्ड होगा, प्रोग्राम, यहाँ एस लग गया है, यहाँ पर आप एम कर लीजिएगा, PROGRAMMAND। ओके, इसके बाद आपका 8th है संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम मीजरमेंट कहते हैं, यानी कि मापन कहते हैं। ठीक है, मापन के अंतर्गत जितने भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होता है वो हमारा मापन के अंतर्गत ही आता है। जैसे कितने लीटर, कितना ग्राम, ये सब हमारा मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद है सूचना, जो हमारा 9th क्वेश्चन है कि सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा परीक्षण, बी है हमारा मापन, फिर है हमारा मूल्यांकन, फिर है हमारा आकलन। तो सूचना प्राप्त करने की जो औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है वो हमारी टेस्ट कहलाती है। टेस्ट के अंतर्गत हम जो है हमारे टेस्ट शाब्दिक भी होते हैं, अशाब्दिक भी होते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से भी टेस्ट लेते हैं, सामूहिक रूप से भी टेस्ट लेते हैं। और टेस्ट के अंदर जो होता है वो बच्चे की रुचियाँ, उसकी क्षमताएं और उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करना। तो ये सूचना प्राप्त करने की जो हमारी औपचारिक और जो व्यवस्थित प्रक्रिया है उसको हम टेस्ट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या कहलाता है। यानी कि आपने बच्चे को पढ़ा दिया, उसके बाद जब आप उसकी उपलब्धि का आकलन करते हैं तो उसको हम योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव असेसमेंट कहते हैं। जब अनुदेशन जब हमारा ख़त्म हो गया, जब अधिगम के लास्ट में जब हम बच्चे का आकलन करते हैं, उसकी उपलब्धि का आकलन करते हैं, तो उसको हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो मुख्य फोकस जो हमारा होता है, अभी हमने पढ़ा, उसमें कौन कौन से थे? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये हमारे 6 भाग थे संज्ञानात्मक क्षेत्र में, ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है हमारी। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो हमारा मुख्य फोकस जो होता है वो बौद्धिक कौशल पर होता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स पर होता है। तो इसका ऑप्शन सी पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है। शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से जो हमारा क्षेत्र संबंधित है वो है हमारा क्रियात्मक क्षेत्र। ठीक है, कौन सा? क्रियात्मक क्षेत्र। हमारे 3 क्षेत्र हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। और जो शारीरिक और जो क्रियात्मक कौशल से संबंधित है वो क्रियात्मक क्षेत्र है। जो ज्ञान से और बौद्धिक कुशलताओं से संबंधित है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र है। और जो भावात्मक यानी कि जो इमोशनल और भी जो भावात्मक जितने भी हमारे उद्देश्य हैं उनसे हमारा जो है वो भावात्मक क्षेत्र
संबंधित है। इसीलिए जो ये क्वेश्चन है कि शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित कौन है, वो है हमारा क्रियात्मक क्षेत्र। इसके बाद है आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे। तो आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के जो प्रतिपादक थे वो हमारे अल्फ्रेड बिने थे। कौन थे? अल्फ्रेड बिने। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब वो किस प्रकार से, इसकी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। पहले क्या था कि सन 1905 में मनोवैज्ञानिक साइमन के सहयोग से विभिन्न उम्र के बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावलियों का निर्माण किया। किसने किया था? ये काम सबसे पहले बिने ने किया था। बिने ने साइमन के साथ मिलकर 1905 में एक बुद्धि मापक बनाया जिसको हम आज बिने साइमन बुद्धि मापक नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको कई देशों में मान्यता मिली और आगे चलकर कई सुधार भी हुए और यूएसए के मनोवैज्ञानिक टर्मन ने बिने साइमन बुद्धि मापक में संशोधन करके इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने स्केल रखा। यानी कि आगे चलकर जो हमारा बिने साइमन बुद्धि मापक था, जो बिने ने साइमन के साथ मिलकर बनाया था, आगे चलकर टर्मन ने इसमें थोड़े से सुधार किए। सुधार करने के बाद इसका नाम उसने स्टैनफोर्ड बिने स्केल रखा। क्या रखा? स्टैनफोर्ड बिने स्केल। क्योंकि जो टर्मन जो था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से था, इसीलिए उसने इस स्केल का जो नाम रखा वो स्टैनफोर्ड बिने स्केल रखा। तदुपरांत 1937 में टर्मन ने मेरिल के सहयोग से पुनः इसमें बदलाव किया और इसका नाम इसने रख दिया टर्मन मेरिल स्केल, जो कि आधुनिक बुद्धि परीक्षण का आधार है। ठीक है, जो टर्मन मेरिल स्केल है, जो सबसे पहले जो बिने साइमन बुद्धि मापक था, जो इसमें सुधार होते गए, सुधार होने के बाद आज हम इसको टर्मन मेरिल स्केल के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो हमारे आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? सबसे पहले वो बिने ही थे। इसीलिए इसका जो हमारा ऑप्शन डी है, अल्फ्रेड बिने, पूरी तरीके से सही है, क्योंकि शुरुआत इन्होंने ही की थी, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और ये जो है हमारा कि बिने साइमन बुद्धि मापक सामान्य बुद्धि मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जो बिने ने जो साइमन के साथ जो मिलकर बुद्धि मापक बनाया था, उसका उपयोग केवल सामान्य बुद्धि नापने के लिए ही किया जा सकता था। इसी के लिए जो टर्मन के अलावा और भी कई मनोवैज्ञानिकों ने इसमें समय के साथ इसमें परिवर्तन किया और सामान्य बुद्धि के साथ साथ और भी अन्य स्किल को नापने के लिए इसका उपयोग अच्छी तरीके से हो पाए, इसीलिए इसमें सुधार किए, जिससे आगे चलकर इसको हम टर्मन मेरिल स्किल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो मूलतः जो बिने ने जो बुद्धि मापक बनाया था वो केवल सामान्य बुद्धि को ही नाप सकता था। ठीक है, जो बिने सामान्य बुद्धि मापक जो था वो केवल बच्चे की सामान्य बुद्धि को ही नाप पाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक जो थे वो अल्फ्रेड बिने थे। इसके बाद हमारा है कि IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया। अब देखिए, प्रस्तुत जो किया था वो स्टर्न ने किया था। किसने किया था? स्टर्न ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। लेकिन प्रस्तुत करने के बाद इसमें थोड़े से बदलाव किए। बदलाव जो किए वो टर्मन ने किए थे। अगर वो आपसे ये पूछता है कि IQ निर्धारित करने का जो सूत्र जो है बाद में संशोधित जो सूत्र है वो टर्मन ने दिया था, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया था, तो प्रस्तुत सबसे पहले स्टर्न ने ही किया था। और जो प्रस्तुत किया था उनके अनुसार जो IQ का जो बुद्धि लब्धि, जिसको हम हिंदी में IQ को बुद्धि लब्धि कहते हैं, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था वो ये था केवल मानसिक आयु, यानी कि MA मानसिक आयु बट्टे इसका CA, यानी कि जो वास्तविक आयु, CA को हम वास्तविक आयु कहते हैं, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। बाद में टर्मन ने इसमें क्या किया था? टर्मन ने इसमें इंटू 100 किया, यानी कि जो स्टर्न ने जो दिया था, प्रस्तुत किया था, उसमें केवल मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु था और टर्मन ने इसको संशोधित करके इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया था। लेकिन जो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत स्टर्न ने किया था, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, लेकिन ये जो सूत्र जो है बुद्धि लब्धि का, ये टर्मन द्वारा है। ठीक है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, ये जो दिया था वो टर्मन ने दिया था। ठीक है, इसके बाद है हमारा 15 क्वेश्चन कि समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्धि क्या होगी। अब बुद्धि लब्धि के सूत्र से मानसिक आयु हमारी कितनी है?
मान लीजिए 100 मान लीजिए कि किसी बच्चे की, क्योंकि ये बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि उसकी जो शारीरिक आयु है और मानसिक आयु है वो बराबर है, यानी कि समान है। इसीलिए जो हमारा सूत्र है टर्मन द्वारा जो आज हम यूज करते हैं आईक्यू के लिए, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, तो मानसिक आयु और शारीरिक आयु को अगर हम 100 मान लें, मान लीजिए जो हमारी मानसिक आयु वो भी 100 है, शारीरिक आयु है वो भी हमारी 100 है इंटू 100, ठीक है। इसको काट देंगे तो हमारा कितना बचा 100, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी 100, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है, जो हमारा जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, तो इसके अनुसार जब हम समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्री अगर बुद्धि लब्धि निकालेंगे तो वो 100 निकल कर ही आएगी, ठीक है। इसके बाद है दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं। तो जो दृष्टिकोण यानी कि एटीट्यूड, वैल्यूज और इंटरेस्ट, ये जो हैं वो भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत आती हैं? भावात्मक। अभी हमने संज्ञानात्मक पढ़े, संज्ञानात्मक के अंदर बौद्धिक कौशल आते हैं, मनोचालक यानी कि क्रियात्मक, इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, उसके अंतर्गत हमारी जो शारीरिक और जो हमारी फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी मनोचालक या क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, और जो हमारे दृष्टिकोण हैं, मूल्य हैं, रुचियाँ हैं, जितने भी भाव हैं वो हमारे भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन ए पूरी तरीके से सही है। इसके बाद है हमारा कि निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है छात्रों को सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकते हैं, सरलता से पहचान कर सकते हैं। सी ऑप्शन है हमारा छात्र उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं। डी ऑप्शन है हमारा कि वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी है वो पूरी तरीके से सही है कि जो निबंध प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। यानी कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है या ट्रू फॉल्स हैं या फिल इन द ब्लैंक्स, इस प्रकार के रिक्त स्थान भरो, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसमें बच्चे की पूरी तरीके से उसकी जो सोचने की जो उसकी स्किल है कि बच्चा किस प्रकार के सोचता है या उसने जो उसने अधिगम किया है, जो उसने सीखा है, वो कहाँ तक उसने उसको ऑब्जर्व किया है, तो पूरी तरीके से इन क्वेश्चन के द्वारा संभव नहीं है। लेकिन जब भी हम निबंध प्रकार के जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, उसमें हम जटिल जो सीखने के जो परिणाम हैं उनको हम माप सकते हैं, जिनको हम अन्य प्रकार के जो हमारे प्रश्न हैं जैसे कि एमसीक्यू हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इनके द्वारा इनको हम मापा नहीं जा सकता। इसीलिए कि इसका जो ऑप्शन डी है वो पूरी तरीके से सही है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो 18 क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है। सबसे ज़्यादा व्यापक और लोकप्रिय जो परीक्षण पद है वो हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है, चाहे हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ले लें या हमारे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो एग्ज़ाम्स होते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ज़्यादातर जो है हम एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न ही देखते हैं। इसीलिए सबसे व्यापक और लोकप्रिय जो परीक्षण पद है वो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी पूरी तरीके से सही है, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि आपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है। पहला जो ऑप्शन है वो हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न, बी है हमारा पूर्णता प्रश्न, फिर है हमारा मिलान प्रश्न, फिर है सही गलत प्रश्न। तो इसका जो हमारा जो सही आंसर है वो है पूर्णता प्रश्न। आपूर्ति यानी कि जो हमारे खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारे आते हैं, आपूर्ति जिसमें हमको करनी होती है वो हमारी पूर्णता प्रश्न, यानी कि हमको प्रश्न हमको कंप्लीट करना होता है। जो सेंटेंस हमको दिया होता है कि खाली स्थान भरो, जो हमारा जो सेंटेंस दिया होता है उसको हमको पूर्ण करना होता है, तो पूर्णता प्रश्न के अंतर्गत ये आते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन भी पूरी तरीके से सही है। इसके बाद है कि वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं। वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद यानी कि जिसमें हमें ऑप्शन हो राइट रॉन्ग यानी कि सही गलत टाइप के जो प्रश्न होते हैं कि ये सही है या गलत है, जो स्टेटमेंट हमको दे दिया जाता है, ट्रू फॉल्स, शुद्ध अशुद्ध, जो सेंटेंस लिखा है वो करेक्ट है इनकरेक्ट, उसमें से हमको एक पे टिक मारना होता है, ठीक है, यह सत्य असत्य। तो वैकल्पिक प्रतिक्रिया यानी कि आपको या तो राइट बताना है या रॉन्ग बताना है, करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है,
ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है, उनमें से केवल एक ही आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे वैकल्पिक प्रतिक्रिया वाले पद होते हैं, इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये सारे ही वैकल्पिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इसके बाद है कि जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रतिक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उनको कहा जाता है, उनको हम निबंध कहते हैं। ठीक है, जिसमें कई कई पैराग्राफ होते हैं जिनको जो छात्र को पूरी तरीके से उसको स्ट्रक्चराइज करना पड़ता है, उसके बाद उसको पूरी तरीके से वो ऐसे लिखता है, और वो केवल निबंध में ही ऐसा होता है और किसी क्वेश्चंस में तो ऐसा होता नहीं है, शॉर्ट आंसर में ऐसा नहीं होता, कंप्लीशन टाइप में ऐसा नहीं होता, रिक्त स्थान में ऐसा नहीं होता, केवल निबंध में ही होता है, जिसमें बच्चे को पूरी तरीके से एक लॉन्ग पैराग्राफ में, कई पैराग्राफ में अपने आंसर को लिखना पड़ता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है। जो हमारे जो स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, उनकी जो प्रकृति होती है वो ऑप्शन डी यानी कि अपरिवर्तनीय होती है, यानी कि उनके जो मानक पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं उनमें बाद में बदलाव संभव नहीं होता है ऐसे परीक्षणों में, इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को क्या कहा जाता है, ऐसे परीक्षण को हम जो है वो विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। विश्वसनीय परीक्षण का मतलब उस परीक्षण को हम अभी करें या उसको परीक्षण को बाद में भी अगर हम उसको अप्लाई करें तो हमेशा जो उसका जो मान जो आए वो समान आए, किसी भी परिस्थिति में उसका जो मान है वो कभी बदले नहीं, तो ऐसे परीक्षण को हम विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। इसीलिए जब भी कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है उसके माप में सुसंगतता होती है, यानी कि जो हमारी कंसिस्टेंसी जो होती है उसको हम विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है वो पूरी तरीके से सही है। इसके बाद हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि एक परीक्षण को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। जो अर्धविच्छेद विधि का जो उपयोग वो होता है वो विश्वसनीयता नापने के लिए किया जाता है, और विश्वसनीयता में हमारी जो स्थिरता आती है, लेकिन जो अर्धविच्छेद विधि का जो उपयोग है वो आंतरिक स्थिरता को नापने के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता के अंतर्गत आंतरिक स्थिरता को नापने के लिए हम अर्धविच्छेद विधि का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए इसका ऑप्शन सी पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मापन की त्रुटि नहीं है। जो मापन की जो त्रुटि नहीं है वो है विश्वसनीय त्रुटि, ये मापन के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, बाकी जो तीनों जो ऊपर ऑप्शन दिए हैं, हमारी व्यक्तिगत त्रुटि, चर त्रुटि, स्थिर त्रुटि, ये सारी हमारी मापन की त्रुटि के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो हमारी जो विश्वसनीय त्रुटि है वो मापन के अंतर्गत नहीं आती, इसीलिए इसका ऑप्शन डी पूरी तरीके से सही है। अब हम ये देख लेते हैं कि मापन की त्रुटियाँ कौन कौन सी होती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली तो है हमारी व्यक्तिगत त्रुटि, फिर है चर त्रुटि, उसके बाद है स्थिर त्रुटि, और जो आपको ऑप्शन में नहीं दी थी वो थी हमारी व्याख्यात्मक त्रुटि। ठीक है, तो व्यक्तिगत त्रुटि कौन सी होती है हमारी, कि परीक्षक द्वारा मापन में त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाकर इस प्रकार की त्रुटि को दूर किया जा सकता है, यानी कि जो परीक्षक जो होता है वो मापन में अगर त्रुटि करता है, वो आंसर जब वो चेक करता है उस टाइम वो अंक देने में अगर वो त्रुटि करता है, किसी प्रकार से वो गलत मार्किंग कर देता है, तो उसको हम व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं, क्योंकि जो परीक्षक द्वारा की जाती है इसीलिए ये व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। तो परीक्षण को अगर हम वस्तुनिष्ठ बना देंगे तो इस प्रकार की त्रुटि को दूर किया जा सकता है। परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने का मतलब ये होता है कि परीक्षण को इस प्रकार से उसमें मानक स्थापित कर देना कि परीक्षक अगर उसको जांचे, वो आज जांचे या कल जांचे, हमेशा जो उसका जो उत्तर हो वो हमेशा उसको सही नंबर मिले, ना कि परीक्षक का उसका जो व्यक्तिगत जो प्रभाव है
कॉपी चेकिंग में वो नज़र नहीं आए। तो इस प्रकार से केवल एमसीक्यू में होता है, जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो ओएमआर शीट पर, तो कंप्यूटर द्वारा आपके चेक होते हैं, तो उसमें परीक्षक का कोई रोल नहीं होता। तो इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें व्यक्तिगत त्रुटि नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो जब हम परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बना देते हैं तो इस प्रकार की त्रुटि को हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है चर त्रुटि। ये क्या होती है कि परीक्षण के प्रशासन के दौरान निर्देशों की अस्पष्टता, परीक्षण स्थिति में अंतर, संयोग के कारण उत्तरों का सही न होना, छात्रों की थकान, प्रश्नों की अस्पष्टता, परीक्षण के प्रति जानकारी, प्रोत्साहन, चिंता आदि के कारण चर त्रुटियां हो जाती हैं और परीक्षण को अधिक से अधिक विश्वसनीय बनाकर चर त्रुटि को कम किया जा सकता है। यानी कि परीक्षण के प्रशासन के दौरान अगर कोई क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया गया है, उसमें निर्देश अस्पष्ट हैं, अच्छी तरीके से बताया नहीं गया है कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है या कितने प्रश्न उसमें हल करने हैं, बच्चे थके हुए हैं या बच्चों को जानकारी नहीं है टेस्ट के प्रति या टेंशन है, तो इस प्रकार से जो त्रुटियां जो बच्चे कर देते हैं, इस प्रकार से जो त्रुटियां परीक्षण के अंतर्गत होती हैं उनको हम चर त्रुटि कहते हैं। और जो हमारी जो चर त्रुटि है उसको हम विश्वसनीय बनाकर, यानी कि अगर हम परीक्षण को विश्वसनीय बना देते हैं तो इस प्रकार की त्रुटि को हम कम कर सकते हैं। परीक्षण का विश्वसनीय होने का मतलब ये होता है कि परीक्षण को आज हम चेक करें या कल चेक करें, हमेशा जो हमारा उत्तर जो आएगा वो हमेशा समान ही आएगा, उसमें बदलाव नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो परीक्षण होता है वो विश्वसनीय होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है स्थिर त्रुटि। ये किस प्रकार की त्रुटि होती है कि ये त्रुटि परीक्षण की रचना या परीक्षण के उपयोग से संबंधित होती है। ये त्रुटि सभी परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों को लगभग एक समान ढंग से प्रभावित करती है, इसलिए इन्हें स्थिर त्रुटि कहते हैं और परीक्षण को अधिकाधिक वैध बनाकर इन त्रुटि को कम किया जा सकता है। यानी कि अगर टेस्ट का स्ट्रक्चर ही इस प्रकार का है जो जिसमें कि त्रुटि है, तो अब इस प्रकार की त्रुटि तो सारे स्टूडेंट्स को प्रभावित करेगी, इसीलिए इसको हम स्थिर त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो जब हम परीक्षण को ज़्यादा से ज़्यादा वैध बना देते हैं, उसको अच्छे से वैलिड कर देते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। इसलिए जब भी हम स्थिर त्रुटि की बात करते हैं तो अगर उसको हम परीक्षण को वैलिड बना देंगे तो इस प्रकार की त्रुटि से हम निजात पा सकते हैं। तो जो व्याख्यात्मक जो त्रुटि होती है, हमारी प्राप्तांकों की व्याख्या में हुई त्रुटि को हम व्याख्यात्मक त्रुटि कहते हैं। तो परीक्षण के लिए उचित मानकों का विकास करके इस त्रुटि को हम कम कर सकते हैं। व्याख्यात्मक त्रुटि यानी कि मान लीजिए अगर बच्चों को कोई नंबर कुछ और मिले हैं, उसकी व्याख्या हम अलग तरीके से कर रहे हैं या कम करके बच्चे के नंबर बता रहे हैं या उसको हम व्याख्या ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम व्याख्यात्मक त्रुटि कहते हैं। और जब हम परीक्षण में उचित मानकों का विकास कर देते हैं, अच्छी तरीके से उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटि से हम निजात पा सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन 26 है कि जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता उतनी ही अधिकतम होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि जितनी उसकी विश्वसनीयता होगी उतनी ही उसकी वैलिडिटी भी होगी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन हमारा कि निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। बी ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। सी ऑप्शन है हमारा अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। और डी ऑप्शन है हमारा ग्रेड्स प्रदान करना। तो जो हमारे निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं वो अधिगम के दौरान ही होते हैं, यानी कि जब बच्चे को टीचर पढ़ाता जाता है और साथ ही साथ वो क्लास में बच्चे का परीक्षण भी करता है कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। उसको सिखाने के लिए मुझे दूसरे तरीका अपनाने की ज़रूरत तो नहीं है, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के जो हमारे मूल्यांकन होते हैं वो निर्माणात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो ये जो मूल्यांकन जो होते हैं वो बच्चे की प्रगति पर गौर करने के लिए और उनको उपचारात्मक अनुदेशन देने के लिए होते हैं, इसीलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इसके बाद है कि संज्ञानात्मक डोमेन, जो 28 क्वेश्चन है हमारा कि संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर क्या है। जो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर वो है हमारा मूल्यांकन,
अगर आपसे निम्नतम पूछता है तो वो है ज्ञान। सबसे पहले आता है हमारा ज्ञान, ज्ञान के बाद बोध, बोध के बाद हमारा आता है अनुप्रयोग, फिर आता है विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण और सबसे ऊपर हमारा है मूल्यांकन। ठीक है, तो मूल संज्ञानात्मक डोमेन का जो उच्चतम स्तर है वो है हमारा मूल्यांकन। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। और अगर आपसे निम्नतम पूछता है वो होता है ज्ञान। ठीक है, शुद्धता को मापन में कहते हैं, जो शुद्धता को हम मापन में वैधता कहते हैं, वैलिडिटी, यानी कि जो परीक्षण जिसको नापने के लिए बना है अगर वो वही माप रहा है और अच्छी तरीके से माप रहा है तो इस गुण को हम वैधता कहते हैं, वैलिडिटी कहते हैं। तो इसीलिए शुद्धता को मापन में हम वैधता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए पूरी तरीके से सही है। 30 क्वेश्चन है हमारा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने पढ़ी, उसमें अगर जो हमारी जो 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमीटर बोल लीजिए, क्रियात्मक बोल लीजिए, ठीक है, उसमें जो ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण है, इन तीनों में से किस में आते हैं? ये तीनों संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन ए पूरी तरीके से सही है। 31 क्वेश्चन जो हमारा कि ध्यान भंग करने वाला मूल रूप से वह है जो, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आकर्षित नहीं करता है, बी ऑप्शन है समान रूप से उच्च और निम्न प्राप्तकर्ताओं को आकर्षित करता है, सी ऑप्शन है हमारा उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है, डी ऑप्शन है हमारा कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही है कि उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। ध्यान भंग करने वाला जो, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड डिस्ट्रैक्टर, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन हमारा सही होता है और बाकी के जो हमारे 3 ऑप्शन होते हैं वो हमारे गलत होते हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्टर होते हैं, ध्यान भंग करने वाले होते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करने वाले होते हैं, है ना। तो जो कन्फ्यूजन पैदा करने वाले जो होते हैं, तो जो बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं या उच्च उपलब्धि हासिल करते हैं उनको वो कम परेशान करते हैं। बाकी जो कम उपलब्धि हासिल करने वाले जो बच्चे कम पढ़ते हैं या उनको तैयारी कम रहती है, उन बच्चों को वो ज़्यादा परेशान करते हैं, ज़्यादा उनका ध्यान भंग करते हैं। इसीलिए इसका जो ऑप्शन सी है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, ध्यान भंग करने वाला यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं गुड डिस्ट्रैक्टर। फिर है हमारा अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है। अधिकतम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के अंतर को हम रेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रसार, प्रसार यानी कि रेंज बराबर, रेंज इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जब भी हमको रेंज निकालने के लिए कहा जाए और आपको मैक्सिमम वैल्यू दी जाए, मिनिमम वैल्यू दी जाए, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे? रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है 33 क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो क्लासरूम में जो हमारे टेस्ट होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। पहला है माता पिता को सूचित करना, बी है अनुदेशन में सुधार, उसके बाद है शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, डी है हमारे छात्रों की योग्यता की तुलना। तो इसका जो बी ऑप्शन है अनुदेशन में सुधार, ये पूरी तरीके से सही है। जो कक्षा में जो हमारे टेस्ट होते हैं बच्चों के, जो क्लासरूम में जो टेस्ट लिए जाते हैं, उनका केवल एक ही मतलब होता है कि बच्चों को जो अधिगम कराया जा रहा है, जो उनको सिखाया जा रहा है, वो ठीक प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं तो उनको अनुदेशन में सुधार लाया जाए, किसी प्रकार से उनको दूसरे तरीके से सिखाया जाए, इसीलिए कक्षा परीक्षण किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी पूरी तरीके से सही है। इसके बाद हमारा 34 क्वेश्चन है कि नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है। नैदानिक यानी कि जो डायग्नोज वाला जो हमारा एवेल्यूएशन होता है वो हमारा शिक्षण के पहले होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी पूरी तरीके से सही है। यानी कि पहले मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में गया, तो फर्स्ट क्लास में वो बच्चा कुछ सीख के आया होगा, लेकिन सेकंड क्लास में उससे आगे का वो बच्चा सीखेगा
तो जब टीचर उसको सेकंड क्लास का जब सिलेबस शुरू कराता है, उससे पहले जो टीचर है वो ये देखता है कि बच्चा क्या सीख के आया है या उसके दिमाग में कितना अभी तक बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जो मूल्यांकन जो किया जाता है वो नैदानिक मूल्यांकन कहा जाता है। तो जो नैदानिक मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण से पहले आता है, जिसमें टीचर ये पता लगाता है कि बच्चे को कितना आता है और उसको आगे किस प्रकार से सिखाना है। ठीक है, इसके बाद है हमारा 35 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं। तो शिक्षण तकनीक के रूप में अनुरूपण यानी कि जो हमारा प्रदर्शन जो होता है वो यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो प्रदर्शन परीक्षण यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट जो होता है उसको हम शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा 36 क्वेश्चन कि सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। पहला है निर्माण में आसानी, फिर है अनुमान लगाने का उन्मूलन, फिर है पद वैधता, उसके बाद आता है हमारा व्यापक प्रतिदर्शन। तो इसका जो हमारा डी है वो व्यापक प्रतिदर्शन यानी कि वाइड सैम्पलिंग पूरी तरीके से सही है। अब सही गलत प्रश्न यानी कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छी तरीके से काफ़ी मात्रा में बना सकते हैं, यानी कि वाइड सैम्पलिंग उन क्वेश्चंस की कर सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी पूरी तरीके से सही है। उसके बाद 37 क्वेश्चन है हमारा कि मापन की मानक त्रुटि मूल रूप से माप है। इसका जो ऑप्शन बी है परिवर्तनशीलता वेरिएबिलिटी, ये पूरी तरीके से सही है। जो मापन की जो मानक त्रुटि है वो परिवर्तनशीलता यानी कि वेरिएबिलिटी से संबंधित है, इसका ऑप्शन बी पूरी तरीके से सही है। सेंट्रल जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उसके अंतर्गत हमारे मीन, मोड, मीडियन, मिड रेंज इस तरीके आता है, लेकिन जो मापन की जो मानक त्रुटि है वो वेरिएबिलिटी यानी कि परिवर्तनशीलता से संबंधित होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन भी सही है। 38 क्वेश्चन है हमारा कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है कि मुख्य विचार को प्रश्नों में रखें। जब भी हम एमसीक्यू तैयार करते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट जो होता है ऊपर क्वेश्चन में, उसमें हमारा मुख्य विचार होना चाहिए, उसी के आधार पर हमको 4 ऑप्शन देने चाहिए कि इसमें से कौन सा सही है। इसीलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण करते समय जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो ये है कि हम मुख्य विचार को प्रश्न में रखें, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 39 क्वेश्चन है हमारा कि भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है छात्र एक पत्र लिख सकता है, छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, छात्र ग्राफ खींच सकते हैं, विद्यार्थी चित्र बना सकता है। भावात्मक क्षेत्र हमारा रुचि से संबंधित है, एटीट्यूड से संबंधित है, ठीक है, और वैल्यूज से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन भी सही है कि छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी सही है। 40 क्वेश्चन है कि किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है अनुप्रयोग, फिर है विश्लेषण, फिर है संश्लेषण और फिर है बोध। तो किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करना जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है विश्लेषण, यानी कि इसका ऑप्शन भी सही है। यानी कि ज्ञान को हम अच्छी तरीके से समझने के लिए उसको कई पार्ट में विभाजित कर दें, उसके बाद उसको एनालाइज करें, वो हमारा विश्लेषण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन भी सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा 41 क्वेश्चन है कि छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रोग सूचक परीक्षण, फिर है निकट संदर्भित परीक्षण, फिर है नैदानिक परीक्षण, फिर है हमारा मानक संदर्भित परीक्षण। तो इसका जो ऑप्शन डी है मानक संदर्भित परीक्षण यानी कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो रैंकिंग प्राप्त करने के लिए जो है वो मानक संदर्भित जो परीक्षण है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 42 क्वेश्चन है हमारा कि छात्रों की सीखने की शैली किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन है हमारे पाठ्य पुस्तक,
सीखने की सामग्री, आकलन कि शिक्षक। इसका ऑप्शन बी सीखने की सामग्री, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल जो होता है उसके द्वारा ही हमारी बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड से सीख रहे हैं या डिजिटल बोर्ड से सीख रहे हैं, किसी प्रकार के प्रोजेक्ट द्वारा सीख रहे हैं। तो जो सीखने की जो शैली है वो सीखने की सामग्री से निर्धारित होती है। इसलिए इसका ऑप्शन भी सही है। इसका 43 क्वेश्चन है हमारा कि छात्र के मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा कि सीखने के परिणामों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए, बी ऑप्शन है अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सी ऑप्शन है सीखने की प्रगति से संबंधित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। जो छात्रों के जो मूल्यांकन का जो परिणाम है उसका यूज़ हम सीखने के परिणामों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, अल्पकालिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है, और इसका जो ऑप्शन सी है कि सीखने की प्रगति से संबंधित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है। पहला ऑप्शन है हमारा छात्र के प्रदर्शन का विवरण, बी ऑप्शन है व्यक्तियों की पहचान। तो जो मानक संदर्भित मूल्यांकन यानी कि नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट जो होता है वो दोनों के लिए ही होता है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसका दोनों ही सही हैं। इसमें छात्रों के प्रदर्शन का विवरण भी होता है, यानी कि जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि छात्रों की रैंकिंग किसके द्वारा निर्धारण की जाती है, वो छात्रों के प्रदर्शन के अंतर्गत ही आती है। और व्यक्तियों की पहचान, ये दोनों ही जो है वो मानक संदर्भित मूल्यांकन में आते हैं। इसीलिए जो उसका ऑप्शन सी है ए और बी वो सही है। ठीक है, सॉरी, इसका जो ऑप्शन सी है वो पूरी तरीके से सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 45 कि लघु उत्तरीय प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट जानकारी का स्मरण, बी ऑप्शन है प्राप्त जानकारी का विश्लेषण, सी ऑप्शन है सूचना के विभिन्न पहलुओं का संश्लेषण, फिर है डी ऑप्शन है किसी तथ्य के मूल्य का मूल्यांकन। तो इसका जो ऑप्शन ए है विशिष्ट जानकारी का स्मरण, तो जो लघु उत्तरीय जो प्रश्न जो होते हैं उसमें यही पता किया जा सकता है कि बच्चे को एक विशेष प्रकार की जो जानकारी प्रदान की गई है उसको कितना स्मरण है। तो इसका ऑप्शन ए पूरी तरीके से सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन कि व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। व्यवहार के मापन के लिए हम टेस्ट का यूज़ करते हैं, व्यक्ति की प्रकृति जानने के लिए हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये शाब्दिक भी होते हैं, अशाब्दिक भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं, सामूहिक भी होते हैं। तो व्यवहार के मापन के लिए हम टेस्ट का यूज़ करते हैं। टेस्ट के अंतर्गत व्यक्ति की रुचियाँ, उसकी क्षमताएँ, उसकी वैल्यू सबका जो निर्धारण किया जाता है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हमारा जो 47 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है, यानी कि सही सीक्वेंस में इनको रखना है हमको, किस को, परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन को। तो इसमें थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई है, आप इसमें नंबरिंग सही कर लीजिएगा। इसका जो ये है ऑप्शन सी, ये है ऑप्शन बी आपका, ये ऑप्शन सी है आपका, ये ऑप्शन डी है आपका। ठीक है, ए बी सी डी। तो फर्स्ट जो है इसका अनुक्रम जो दिया है परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। सबसे पहले टेस्ट आता है, उसके बाद मीजरमेंट, उससे बड़ा हमारा आकलन यानी कि असेसमेंट, और उससे बड़ा हमारा एवेल्यूएशन। तो इसका जो ऑप्शन ए है सही सीक्वेंस में है। ठीक है, परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, टेस्ट, मीजरमेंट, असेसमेंट, एवेल्यूएशन। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो पूरी तरीके से सही है। परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, इसका ये सही सीक्वेंस यही है। इसके बाद है कि एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। जो वर्ग अंतराल जो हमको दिया जाता है आपने सांख्यिकी में पढ़ा होगा, उसको हम वर्ग सीमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग सीमाएं। इस तरीके से दिया होता है ना, वर्ग अंतराल हमको दिए होते हैं कि 0 से 5, 5 से 10, इस प्रकार से जो वर्ग अंतराल जो हमको दिए होते हैं इनको हम वर्ग सीमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग सीमाएं। तो इसका ऑप्शन भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि 49 जो क्वेश्चन है कि MCQ में गलत विकल्प
क्या होते हैं, अभी हमने पढ़े डिस्ट्रैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्टर। इसका ऑप्शन सी सही है, डिस्ट्रैक्टर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि 50 क्वेश्चन है कि यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है, तो उसकी IQ कितनी होगी? IQ एक लिख गया यहाँ पे, IQ क्या होगा? IQ यानी कि बुद्धि लब्धि। वो बुद्धि लब्धि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ कितना होगा। तो टर्मन ने जो हमें सूत्र दिया है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100, तो उसका उपयोग अगर हम करेंगे, मानसिक आयु हमारी कितनी दी गई है? 12 वर्ष, ठीक है। शारीरिक आयु कितनी दी गई है हमें? 10 वर्ष, इंटू कितना होता है? 100, ठीक है। कितना आया हमारा आंसर? 120। तो इसका जो ऑप्शन बी है सही है, ठीक है। तो यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो IQ का जो फॉर्मूला जो टर्मन ने दिया है हमको, मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु इंटू 100, उसके द्वारा जो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 120, ठीक है। इसके बाद है 51 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है, वो है ऐसे टाइप टेस्ट यानी कि निबंध प्रकार। ये जो है वो उद्देश्य के आधार पर नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। बाकी जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और जो डी ऑप्शन है, ये सारे जो परीक्षण है वो उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। जो मानक संदर्भित परीक्षण है वो बच्चों की रैंक डिसाइड करने के लिए की जाती है, ठीक है। जो मानकीकृत परीक्षण, निकट संदर्भ परीक्षण है, इनके भी अपने उद्देश्य होते हैं, लेकिन जो निबंध प्रकार का परीक्षण है इसका इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य नहीं होता, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 52 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है। पहला है रूप वैधता, फिर है होयट वैधता, फिर है विषयगत वैधता, उसके बाद है कंस्ट्रक्ट यानी कि अन्वय वैधता। तो इसका जो ऑप्शन बी है होयट वैधता, इसका जो है वैधता का प्रकार ये नहीं है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन ए सी डी ये हमारे वैधता के प्रकार होते हैं, लेकिन होयट वैधता ये वैधता का प्रकार नहीं होता है, इसीलिए क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अगर इसमें आपको वैधता का जो प्रकार जिसमें पूछा जाता है, इसमें होयट वैधता नहीं होती है, लेकिन होयट वैधता की जगह कसौटी वैधता होती है। रूप वैधता, विषयगत वैधता, अन्वय वैधता और फोर्थ जो हमारी जो वैधता के अंतर्गत आती है वो आती है कसौटी वैधता, ठीक है। होयट नहीं होती है, कौन सी होती है? कसौटी वैधता, ठीक है। ये 4 वैधताएं हमारी होती हैं, लेकिन होयट वैधता नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। 53 क्वेश्चन है हमारा चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है। चर्चा विधि यानी कि जो डिस्कशन जो होता है वो हमारा समूह साक्षात्कार यानी कि ग्रुप इंटरव्यू के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है। इसके बाद 54 क्वेश्चन है हमारा कि जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है, यानी कि अगर साक्षात्कारकर्ता यानी कि इंटरव्यू लेने वाला केवल एक ही है तो हमारा साक्षात्कार क्या कहलाता है? वो साक्षात्कार हमारा व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है, यानी कि इंडिविजुअल इंटरव्यू कहलाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। जो संरचनात्मक साक्षात्कार होता है उसमें कई जो होते हैं उसमें कई स्टेप होते हैं उस साक्षात्कार में। व्यक्तिगत साक्षात्कार में जो होता है ये या तो आप इसको 1 to 1 बोल लीजिए, यानी कि साक्षात्कारकर्ता जो होता है साक्षात्कार लेने वाला और साक्षात्कार देने वाला दोनों एक ही, मतलब एक ही आदमी साक्षात्कार ले रहा है और जो साक्षात्कार जो दे रहा है, इंटरव्यू जो देने वाला है वो भी एक ही व्यक्ति होता है, तो इसको व्यक्तिगत साक्षात्कार बोलते हैं 1 to 1, ठीक है। जो पैनल साक्षात्कार अंतर्गत इसमें क्या होता है, पैनल इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, यानी कि 2 या 3 पर्सन होते हैं या 5 पर्सन तक होते हैं, और जो समूह साक्षात्कार उसमें जो साक्षात्कार देने वाले हैं यानी कि इंटरव्यू देने वाले होते हैं उनकी संख्या 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत जो साक्षात्कार वो होता है उसमें साक्षात्कारकर्ता भी एक ही होता है और जो इंटरव्यू दे रहा है वो भी वो भी एक ही इंसान होता है संख्या में, इसीलिए इसको व्यक्तिगत साक्षात्कार बोलते हैं। हमारा के मापन
55 क्वेश्चन कि मापन मूल रूप से है। पहला ऑप्शन है हमारा संख्यात्मक मूल्य, गुणात्मक मूल्य, सी ऑप्शन मूल्य निर्णय, या इनमें से कोई नहीं। तो मापन हमारा संख्यात्मक मूल्य होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि कोई भी चीज़ कितने ग्राम में है या कितना लीटर है, ये सब मापन के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा 56, किसी पेपर में छात्र का अंक है, यानी कि वो मूल्यांकन है, परीक्षण है, मापन है, उपरोक्त है। अंक यानी कि नंबर, कि बच्चे को 100 में से 50 नंबर मिले, 60 मिले, 80 मिले, 90 मिले। तो ये जो नंबर हैं 60, 70, 80, ये जो अंक हैं वो किस के अंतर्गत आते हैं? वो संख्यात्मक हैं ये, तो ये मापन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मीजरमेंट। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 57 क्वेश्चन है हमारा कि अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? पहला है प्रक्षेपीय स्केल, बी है लिकर्ट स्केल, सी है नामित स्केल, डी है तकनीकी स्केल। तो इसका जो ऑप्शन बी है लिकर्ट स्केल, वो पूरी तरीके से सही है। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड नापने के लिए लिकर्ट स्केल का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी सही है। 58 क्वेश्चन है हमारा मूल्यांकन का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है परिणाम या प्रगति की जांच करना, बी है परखना, सी है परीक्षा करना, डी है निर्णय करना। तो इसका जो ऑप्शन डी है निर्णय करना। मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो निर्णय करना होता है। मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है। तो मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो निर्णय करना होता है, डिसाइड करना होता है कि व्यक्ति ने कितना सीखा, कितना उसने उपयोग करना मतलब जान लिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 59 क्वेश्चन है हमारा कि हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण है। विद्यालयों में जो हमारे परीक्षण इस्तेमाल होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ज़्यादातर। तो इसका जो ऑप्शन सी है उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद है 60 क्वेश्चन है हमारा कि छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो विस्तारित प्रतिक्रिया प्रश्नों से, इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है कि छात्र की क्षमता का जो विश्लेषण है वो आप विस्तारित प्रतिक्रिया यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके द्वारा ही आप निर्धारित कर सकते हैं कि छात्र ने कितनी क्षमता तक ज्ञान प्राप्त किया है, छात्र की क्षमता कितनी है, वो कितना अच्छे तरीके से सोच विचार सकता है। इस सब का विश्लेषण आप विस्तारित प्रतिक्रिया के जो प्रश्न होते हैं, जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनके द्वारा ही होता है। तो इसका ऑप्शन सी पूरी तरीके से सही है। इसके बाद 61 क्वेश्चन है हमारा कि एक सीमा तक प्रतिभागियों के लिए अध्ययन के परिणामों को सामान्य कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा आंतरिक वैधता, उसके बाद है बाह्य वैधता, उसके बाद है नमूना वैधता, डी है हमारा निर्माण की वैधता। तो इसका जो ऑप्शन बी है बाह्य वैधता, वो पूरी तरीके से सही है, यानी कि बी ऑप्शन बाह्य वैधता, एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये पूरी तरीके से सही है। इसके बाद हमारा 62 क्वेश्चन है कि परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है। ऑप्शन ए है वैधता, बी है वस्तुनिष्ठता, सी है भिन्नता और डी है विश्वसनीयता। तो इसका जो भिन्नता वाला है वो सही है, यानी कि जो परीक्षण का जो भिन्नता वाला यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो गुण है वो ही उच्च उपलब्धि वाले बच्चों और निम्न उपलब्धि वाले बच्चों में अंतर यानी कि विभेद कर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 63 क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। ऑप्शन ए है वैधता, बी है वस्तुनिष्ठता, सी है भिन्नता और डी है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। तो इसका ऑप्शन डी जो है विश्वसनीयता, वो पूरी तरीके से सही है। यानी कि जो विश्वसनीयता का मतलब यही होता है कि परीक्षण आप आज करें, कल करें, लेकिन उसका जो हमें उत्तर मिलेगा, परीक्षण का जो हमको रिजल्ट मिलेगा, वो हर सिचुएशन में समान ही मिलता है। तो ये हमारा जो गुण होता है वो विश्वसनीयता का गुण होता है। तो परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है, हमेशा उसको समान रिजल्ट ही मिलता है। तो परीक्षण की इस गुणवत्ता को हम क्या कहते हैं? इसको हम विश्वसनीयता कहते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। 64 क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। पहला है साक्षात्कार, बी है मूल्यांकन, सी है मापन, डी है परीक्षण। इसका जो बी ऑप्शन है मूल्यांकन,
वो सही है, क्योंकि शैक्षिक परीक्षण में सबसे व्यापक शब्द जो है वो मूल्यांकन का ही है, तो ऑप्शन बी सही है। 65 क्वेश्चन है हमारा कि परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि परीक्षण द्वारा कवर की जाने वाली सामग्री को सीमित करना, यानी कि डिलिमिट कर देना। बी ऑप्शन है हमारा किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है, इसका निर्धारण। सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परिभाषित करना। और डी ऑप्शन है हमारा विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन करना, यानी कि जब हम भी कोई टेस्ट बनाते हैं, कोई परीक्षण का जब हम निर्माण करते हैं, तो पहला हमारा जो स्टेप वो क्या होता है, जो पहला जो स्टेप हमारा वो होता है कि परीक्षण में जो हम सामग्री जिसके हम टेस्ट लेने वाले हैं उसको सीमित करना, यानी कि उसको डिलिमिट कर लेना कि हमको किसका टेस्ट लेना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए पूरी तरीके से सही है। इसके बाद हमारा 66 क्वेश्चन है कि एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। तो इसका पहला ऑप्शन है संभावित क्षमता, बी है वर्तमान प्राप्ति, सी है प्राप्त क्षमता, उसके बाद है समग्र मानसिक क्षमता। तो इसका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है पोटेंशियल एबिलिटी, यानी कि संभावित क्षमता। जो अभिक्षमता जो परीक्षण है, यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो संभावित क्षमता को नापता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अभिक्षमता परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हमारे पोटेंशियल को नापता है कि बच्चे के अंदर कितना संभावना है, कितनी उसके अंदर क्षमता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। 67 क्वेश्चन है कि शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है। अभिक्षमता परीक्षण, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, सी है हमारा बुद्धि परीक्षण, डी है हमारा उपलब्धि परीक्षण। इसका ऑप्शन भी सही है। जो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण होते हैं, यानी कि जिन जो अचीवमेंट टेस्ट के मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं उनके द्वारा ही शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सकती है, तो इसका ऑप्शन भी सही है, ठीक है। इसके बाद है 68 क्वेश्चन कि उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ए है हमारा इंटरमीडिएट स्तर पर, डिग्री स्तर पर, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। इसका जो उपयोग आमतौर पर किया जाता है उपलब्धि परीक्षण माला का, वो हमारा प्राथमिक यानी कि एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 69 क्वेश्चन है कि मिलान प्रकार के प्रश्नों में कितने कॉलम होते हैं। 2 कॉलम होते हैं, कॉलम ए कॉलम बी। मैचिंग हम जानते हैं ना, मैचिंग यानी कि आगरा, इधर ताजमहल लिखा है, मैचिंग करनी होती है हमको, उसमें 2 कॉलम दिए जाते हैं हमको, कॉलम ए कॉलम बी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, 2 कॉलम। तो मैचिंग वाले यानी कि मिलान प्रकार के प्रश्नों में 2 कॉलम होते हैं। 70 क्वेश्चन है कि उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है। फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, सुविधा सूचकांक, सी है विभेदन क्षमता, डी है उपरोक्त सभी। तो जो हमारे जो सी ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन पावर, सी विभेदन क्षमता, ये सही है। विभेदन क्षमता के द्वारा ही हम जो हमारे उच्च उपलब्धि वाले बालक हैं और जो निम्न उपलब्धि बालक हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इनमें विभेद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। 71 क्वेश्चन है हमारा मापन का प्रथम पद है। परीक्षण का अंकन, ऑप्शन बी परीक्षण का प्रशासन, सी परीक्षण का विकास, और डी ऑप्शन है हमारा क्या मापन करना है इसका निर्णय। तो मापन का जो प्रथम है, जो पहला स्टेप जो मेजरमेंट के अंतर्गत आता है वो हमारा आता है ऑप्शन डी, यानी कि क्या मापन करना है इसका हमको पहले निर्णय लेना होता है, यही हमारा पहला स्टेप होता है, प्रथम पद होता है। तो इसका ऑप्शन डी पूरी तरीके से सही है। 72 क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है योगात्मक मूल्यांकन, बी है नैदानिक, सी है रचनात्मक, डी है प्लेसमेंट। तो यानी कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो उपयोग होता है वो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, कि जब हम बच्चे का अधिगम करते हैं उस दौरान जो मूल्यांकन करते हैं उसको हम रचनात्मक या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 73 क्वेश्चन है हमारा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है, यानी कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आयु, समय अवधि, गुणवत्ता या मात्रा, क्वालिटी। यानी कि ऑप्शन सी मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो गुणवत्ता के बारे में डिसाइड करना है कि जो बच्चे को जो शिक्षा दी जा रही है वो किस क्वालिटी की दी जा रही है,
इसका निर्धारण करना, या बच्चे ने जो शिक्षा पाई वो किस क्वालिटी की पाई, इसका निर्धारण करना, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करना, ये मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 74 क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला है छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए, बी है एक विषय में छात्रों को परीक्षण करने के लिए, सी ऑप्शन है एक छात्र को अंक या अंक प्रदान करने के लिए, और डी ऑप्शन हमारा है कि शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। तो डी ऑप्शन हमारा सही है कि शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय करने के लिए मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, टू मेक ए जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, इसके बाद 75 क्वेश्चन है कि किसका क्षेत्र सबसे सीमित है। आकलन का, मूल्यांकन का, मापन का, परीक्षण का। इससे पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने सीक्वेंस पढ़ा था। सबसे पहले हमारा टेस्ट था, उसके बाद हमारा मेजरमेंट था, उसके बाद हमारा असेसमेंट था, और सबसे ऊपर हमारा मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन था। तो सबसे जो सीमित क्षेत्र होता है वो टेस्ट का होता है, यानी कि परीक्षण का होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, टेस्ट के बाद मापन, मापन के बाद आकलन, आकलन से ऊपर मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन डी सही है। सबसे सीमित क्षेत्र टेस्ट यानी कि परीक्षण का होता है। 76 क्वेश्चन है हमारा कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला है अंतिम स्थिति की जांच करना, अगली कक्षा में पदोन्नति, छात्रों का चयन, और डी ऑप्शन है हमारा छात्रों की प्रगति की निगरानी। तो इसका जो ऑप्शन डी है कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, ये सही है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो काम होता है, तो बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है उसके दौरान ही ये किया जाता है। मतलब अधिगम करते वक्त, जब उसके दौरान शिक्षा देते समय जब बच्चे का मूल्यांकन करते हैं उसको हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो उसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो छात्र की प्रगति का निगरानी करता है कि छात्र किस प्रकार से सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। तो ऑप्शन डी सही है। 77 क्वेश्चन है हमारा, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है दैनिक गद्य कार्य, बी है मौखिक प्रश्नोत्तरी, सी है शिक्षक अवलोकन, डी है परीक्षण। तो सबसे ज़्यादा जो योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट में जो उपकरण यूज़ किया जाता है वो है परीक्षण यानी कि टेस्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इसके बाद 78 है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी है गृह परीक्षण द्वारा, डी है हमारा लिखित एवं मौखिक परीक्षण द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन बी है सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कि हमारा जो एनसीएफ 2005 था सबसे ज़्यादा इसी पर जोर दिया गया था कि बच्चे का जो मूल्यांकन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 79 क्वेश्चन है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है, पहला है मूल्यांकन, बी है आकलन, सी है दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है सी, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वो मूल्यांकन भी होता है और आकलन भी होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, 80 क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। पहला संरचित निबंध, बी है असंरचित निबंध, सी है संक्षिप्त उत्तर, डी है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसका जो ऑप्शन बी है इसको हम विश्वसनीयता के साथ चिन्हित नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हमारे संरचित निबंध है, संक्षिप्त उत्तर हैं और एमसीक्यू हैं, इनको हम विश्वसनीयता के साथ चिन्हित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इसको हम इस प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ इसीलिए कठिन है क्योंकि असंरचित निबंध का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मानक निर्धारित नहीं है। तो इसके लिए मार्किंग करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। 81 क्वेश्चन है हमारा कि प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। पहला है बुद्धि के लिए, फिर है ज्ञान के लिए, फिर है आपका सी ऑप्शन व्यक्तित्व के लिए, और डी ऑप्शन है आपका विच्छिन्नता के लिए। जो प्रक्षेपी तकनीकों का जो यूज होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक जिनको हम बोलते हैं, उनका यूज जो वो पर्सनैलिटी के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन सी व्यक्तित्व के लिए, प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग व्यक्तित्व के लिए होता है, इसलिए उसका ऑप्शन सी सही है। 82 क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है। कितना अच्छा, कितना सही, कितना अधिक, और या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा में मापन यानी कि जो मेजरमेंट वो संख्यात्मक होता है, न्यूमेरिकल होता है, तो इसीलिए उसका ऑप्शन भी सही है।
तो शिक्षा में जो मापन है वो कितना सही, यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर देता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 83 क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों का उत्तर देता है। इसका जो ऑप्शन बी है कितना अच्छा, यानी कि हाउ गुड। ठीक है, मूल्यांकन में वो संख्यात्मक भी आ गया, आपका डिस्क्रिप्टिव भी आ गया, सब आ गया। तो मूल्यांकन जो है वो कितना अच्छा इन प्रश्नों का उत्तर देता है, तो उसका ऑप्शन भी सही है। इसके बाद है 84 क्वेश्चन कि मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है। पहला है वैधता, फिर है वस्तुनिष्ठता, फिर है विश्वसनीयता, फिर है प्रयोज्यता। तो जो मूल्यांकन तकनीकों का जो चयन है वो मूल रूप से वस्तुनिष्ठता के आधार पर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन भी सही है। अब वस्तुनिष्ठता से आधार जो इसका जो मतलब है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से नहीं है। वस्तुनिष्ठता जो होती है वो एक प्रकार से जो है हमारी परीक्षण की योग्यता होती है, या मानक उसको बोल लीजिए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है उसमें परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो परीक्षा जिसको हम वस्तुनिष्ठ उसको बोलेंगे जिसमें परीक्षक का अपना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जो अंक जो दिए जाएंगे बच्चे को, वो कोई भी परीक्षक दे, किसी भी प्रकार से दे, उसको समान अंक ही मिलेंगे। उसमें अपनी तरफ से, यानी कि जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चे ने जो लिखा वो परीक्षक का अपना व्यक्तिगत राय के हिसाब से वो अपना नंबर देता है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर आपका सही है आंसर तो सही है, गलत है तो गलत है। इसमें परीक्षक का अपना व्यक्तिगत रोल नहीं होता है, वो अपनी तरफ से आपको नंबर काट नहीं सकता, अपनी तरफ से नंबर जोड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार के जो मूल्यांकन तकनीक जो वस्तुनिष्ठ होती है, जिसमें परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता, वो वस्तुनिष्ठ होती है। तो इसका ऑप्शन भी सही है। ठीक है, इसका जो चयन जो किया जाता है मूल्यांकन तकनीकों का, वो ये देखा जाता है कि वस्तुनिष्ठ है या नहीं है। 85 क्वेश्चन है हमारा कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है। ऑप्शन ए है परीक्षण, बी है परीक्षा, सी है मापन, डी है मूल्यांकन। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है, मापन। मात्रात्मक विवरण यानी कि क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी नापी जाती है, संख्यात्मक, तो मापन इसका सही आंसर है। 86 क्वेश्चन है कि सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है। पहला है क्षेत्र के बीच, बी है रुचियों के बीच, व्यक्ति के बीच और समूह के बीच। इसका ऑप्शन सी सही है। जो मानक संदर्भित परीक्षण होते हैं वो व्यक्तियों की रैंक निर्धारित करते हैं कि कौन बच्चा रैंक 1 पे है, रैंक 2 पर है। तो जो तुलना होती है वो व्यक्तियों के बीच होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। 87 क्वेश्चन है कि 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है। इसका जो मूल रूप से अर्थ होता है वो है आइटम कठिन है, आइटम इज डिफिकल्ट, यानी कि क्वेश्चन, या आइटम से मतलब क्वेश्चन से। ऑप्शन बी इसका सही है। अब कठिनाई मूल्य क्या होता है? कठिनाई मूल्य का मतलब होता है कि कोई प्रश्न कितना कठिन है, कितना सरल है, वो कठिनाई मूल्य से पता लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कठिनाई मूल्य क्या होता है। डिफ़िकल्टी वैल्यू जो होती है वो RH + RL/2n। RH क्या है? उच्च समूहों में सही उत्तरों की संख्या। अब उच्च समूह और निम्न समूह हमारे कौन से होते हैं? उच्च समूह का मतलब ये होता है क्लास में 2 वर्ग डिवाइड कर दिए जाते हैं। मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो 50-50 बच्चों का समूह डिवाइड कर दिया है, और जो 50 बच्चे वो जो ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, 50 बच्चे जो क्लास में सबसे कम नंबर लेकर आते हैं। तो 50 बच्चे उच्च समूह में, 50 बच्चे निम्न समूह में, तो 2 समूह बना लिए जाते हैं बराबर संख्या के, तो उसको बोला जाता है RH उच्च समूह में सही उत्तरों की संख्या, यानी कि जो उच्च समूह में जो बच्चे हैं उन्होंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, और RL निम्न समूह में जो बच्चे हैं उन्होंने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, और N या तो उच्च समूह के आप बच्चे ले लीजिए या निम्न समूह की, क्योंकि संख्या बराबर है। तो जो प्रश्न का जो कठिनाई स्तर जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला यही है, RH + RL/2n। तो इसके द्वारा कठिनाई स्तर निकल के आता है। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था, जो कठिनाई स्तर था 0.20, इसका मतलब क्या होता है कि आइटम कठिन है या आसान है या बहुत आसान है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ये सही है, आइटम कठिन है। जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो 0.40 से लेके 0.80 कठिनाई मूल्य तक के दिए जाते हैं। तो 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से यही जो हमारा होता है वो ये होता है कि आइटम कठिन है। ठीक है,
इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है कि 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है। पहला है कि आइटम स्वीकार्य है, बी है आइटम अच्छा है, या सी आइटम नकारात्मक रूप से विभेद कर रहा है, और डी है आइटम कमज़ोर है। तो इसका जो ऑप्शन ए है कि आइटम स्वीकार्य है, ये सही है। विभेदन क्षमता से जो मतलब हमारा जो होता है वो ये होता है कि जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसके द्वारा हमको ये पता लग जाएगा कि बच्चे मतलब उच्च उपलब्धि वाले बच्चे और निम्न उपलब्धि वाले बच्चे, उच्च स्तर और निम्न स्तर में हम अच्छी भली भांति बच्चों में हम अंतर कर पाएंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो होते हैं वो विभेदन क्षमता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो जो 0.4 से अधिक की जो विभेदन क्षमता होती है उसका अर्थ यही होता है कि आइटम स्वीकार्य है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम में रख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन रखने से हमको ये पता लग जाएगा कि कौन बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ा है और कौन बच्चा ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो नोट पॉइंट है हमारा विभेदन क्षमता डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। इसका जो सूत्र होता है वो होता है DP = RH - RL/N। RH वही उच्च समूह में सही उत्तरों की संख्या, जो उच्च समूह में जो बच्चे हैं, जो बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, जो अच्छे नंबर लेके आते हैं, उन्होंने कितने उत्तर सही करे हैं। निम्न समूह में जो बच्चे हैं उन्होंने कितने उत्तर सही करे हैं। और N जो हमारा उच्च या निम्न समूह में छात्रों की संख्या से है। ठीक है, तो जो विभेदन क्षमता है वो इस सूत्र के द्वारा निकाली जाती है हमारी। इस सूत्र के द्वारा निकाली जाती है। और 50% कठिनाई वाला प्रश्न ही सर्वाधिक विभेदक होता है। अभी हम ये देखते हैं कि जो हमारी कठिनाई स्तर है और जो विभेदन क्षमता है इसमें अंतर कितना होता है। ठीक है, अब ये ग्राफ है हमारा, ये हमारा कठिनाई स्तर, ये हमारी विभेदन क्षमता। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 40 और 60 के बीच में है, यानी कि 50। ठीक है, और ये है 10। तो अधिकतम जो विभेदन क्षमता है वो कठिनाई स्तर 50 पर ही, यानी कि 50% पर सबसे अधिकतम जो विभेदन क्षमता होती है वो हमें 50% पे मिलती है। यानी कि जो प्रश्न जो कठिनाई स्तर उसका 50% होगा उसकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक होगी। यानी कि वो जो प्रश्न कठिनाई स्तर पे 50% हो और उसकी विभेदन क्षमता सबसे अधिक हो, वही प्रश्न ये डिसाइड कर पाएगा कि उच्च उपलब्धि वाले बच्चे कौन से हैं और निम्न उपलब्धि वाले बच्चे कौन से हैं। उसके बाद हमारा कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। वो 1956 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ब्लूम के द्वारा। ठीक है, जो बेंजामिन हमारे ब्लूम थे उनके द्वारा दिए गए थे शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 क्षेत्र में जो इन्होंने डिवाइड किया था वो 1956 में किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 90 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। फर्स्ट है लघु उत्तरीय, बी है हमारा बहुविकल्पीय, फिर है निबंधात्मक, फिर है दीर्घ उत्तरीय। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें अंकन की वस्तुनिष्ठता सबसे अधिक होती है। यानी कि क्वेश्चन सही है गलत है, आपको जिस प्रकार से आपने आंसर दिया होगा वो आपको नंबर मिल जाएगा। गलत होगा तो गलत होगा, सही होगा सही होगा। तो इसको हम वस्तुनिष्ठता बोलते हैं, जिसमें परीक्षक का अपना कोई व्यक्तिगत रोल नहीं होता है मार्क्स देने में। तो जो सबसे ज़्यादा जो अंकन की वस्तुनिष्ठता होती है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों में होती है। तो इसका ऑप्शन भी सही है। 91 क्वेश्चन है हमारा कि सामान्यतः एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। पहला है व्यक्तिगत परीक्षण, फिर बी है गैर मानकीकृत परीक्षण, सी है हमारा योग्यता परीक्षण और डी है हमारा उपलब्धि परीक्षण। तो निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी करने के लिए परीक्षण को हम योग्यता परीक्षण कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि वैसे परीक्षण जिनके लिए पहले से निश्चित मानदंड कर दिए जाएं, उसके द्वारा टेस्ट लिया जाए, उसको हम योग्यता परीक्षण कह सकते हैं। योग्यता परीक्षण के आधार पर जब हम योग्यता परीक्षण लेते हैं यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, उसके आधार पर हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चे में कितनी क्षमता है, ये वो आगे कितनी प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, इसके बाद 92 क्वेश्चन है हमारा कि अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, बी है निदानात्मक परीक्षण, सी है हमारा मानक संदर्भित परीक्षण, डी है हमारा निकट संदर्भित परीक्षण। तो इसका जो ऑप्शन सी है, जो रैंक डिसाइड करने के लिए हम मानक संदर्भित परीक्षण, ये क्वेश्चन कई बार आया है इस लास्ट ईयर,
मानक संदर्भित परीक्षण वाला, कि अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने में जो परीक्षण यूज किया जाता है उसको हम मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है। 93 क्वेश्चन है हमारा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो वर्गीकरण जो था वो बेंजामिन एस ब्लूम ने दिया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है 94 क्वेश्चन की कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है। भविष्य की योग्यता का मापन एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, यानी कि अभिक्षमता टेस्ट, कि बच्चे में कितनी योग्यता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। 95 क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच की जाती है। पहला है रचनात्मक मूल्यांकन, फिर है योगात्मक मूल्यांकन, फिर है नैदानिक मूल्यांकन, फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सी है हमारा कि सीखने की स्थायी कठिनाइयों की जांच वो नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत होती है। ठीक है, जो डायग्नोस किया जाता है कि बच्चे कितना सीखे हैं, उनको किस प्रकार से सिखाना है, ये नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो इसका 95 का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 96 जो हमारा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। तो व्यक्ति की क्षमता को मापन करने के लिए ऑप्शन सी जो हमारा है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, इसके द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 97 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है। तो जो निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन होता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब यही होता है कि जो बच्चे की जो मार्किंग की जाए टेस्ट के अंतर्गत, उसके अंदर परीक्षक का व्यक्तिगत रोल ना हो, मतलब परीक्षक अपनी तरफ से नंबर ना काट पाए ना नंबर बच्चे को एक्स्ट्रा दे पाए। तो जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना कठिन होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। 98 क्वेश्चन है कि किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है। तो पहला ऑप्शन है निकट संदर्भित परीक्षण, बी है हमारा उद्देश्य संदर्भित परीक्षण, सी है हमारा मानक संदर्भित परीक्षण और उसके बाद डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला जो है हमारा निकट संदर्भित परीक्षण, ये पूरी तरीके से सही है कि इसमें जो छात्र के प्रदर्शन की जो तुलना है, जो उनको अधिगम कार्य दिए गए हैं उसके द्वारा की जाती है, वो है हमारा निकट संदर्भित परीक्षण। और मानक संदर्भित परीक्षण में क्या हो रहा था कि जो छात्र का प्रदर्शन है वो अन्य छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर डिसाइड किया जा रहा था। लेकिन निकट में क्या होता है, जो क्राइटेरिया जो डिसाइड की जाती है इसमें ये होता है कि छात्र का प्रदर्शन उस पर देखा जाता है कि बच्चे को जिस प्रकार का अधिगम कार्य दिया गया है, इसको हम कहते हैं निकट संदर्भित परीक्षण। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 99 है कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हैं तो कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अब रटने की प्रवृत्ति रोकने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम पूछने चाहिए या पूछने नहीं चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए ये नहीं पूछने चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है। 100 क्वेश्चन हमारा 100 कि छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने का वाला एक मात्र मात्रक है मापन, रिपोर्ट, ग्रेड, टेस्ट। जो ग्रेड जो होती हैं बच्चे का जिस प्रकार का प्रदर्शन होता है उसके लिए दी जाती हैं, इसके लिए इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपके लिए जो हमारा पेपर 3 है उसका सॉल्व पेपर लेकर आऊँगी, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है।